मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 100 सीरीज। नाम जरूर है इसका टॉप 100, लेकिन इस सीरीज का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं या हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके प्रीलिम्स में 25 में से 20-21 सवाल नॉर्मल आएंगे तो मेरे बच्चे 3-4 सवाल अगर हार्ड आ सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैं यहां कराऊंगा उससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। तो अगर सच मायने में देखें तो हम जो अच्छे वाली क्वालिटी के क्वेश्चंस है, हम केवल उन्हीं 4-5 सवालों की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में उन्हीं हम 8-10 सवालों की तैयारी कर रहे हैं यहाँ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो आपकी तरफ से भी इक्वली पार्टिसिपेशन मिलेगा। मैं बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली क्लास है, आपके फीडबैक बहुत मैटर करेंगे। आप हमें जो फीडबैक देंगे यहाँ कि हमें इस क्लास में और क्या सुधार करना है, वो मैटर करेगा हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि वही सुधार करके मैं आगे आपको दूंगा। तो मेरे दोस्तों, ये जो क्लास है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसे बहुत दिल से शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपके एग्जाम में काम आए। और मैं ये मानता हूं कि आप वो बच्चे हैं जिनका मैथ ठीक है या मैथ में इनके जिनके अभी जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर है, या ओवरऑल स्कोर अगर हम पूरे कंप्लीट पेपर में देखें तो प्रीलिम्स में लगभग 150 है। तो आप वो बच्चे हैं जो 190 प्लस प्रीलिम्स में जा सकते हैं और मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस सीरीज में आप सभी का मेरे बच्चों स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहां जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, सबसे पहले मैं पूरा नंबर सिस्टम उठा रहा हूं और नंबर सिस्टम में करीबन 20 टॉपिक हैं छोटे छोटे, जैसे यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ जिसे हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं आपके, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, डिजिटल सम हो गया, एपीजीपी हो गया, सीरीज हो गया। यानी बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ पिक कर रहा हूँ। डेली ये क्लास होगी, लगभग 1 और 1.5 घंटे के बीच की ड्यूरेशन में इस क्लास में रखूंगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत मजा आए। तो मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट मजेदार हैं, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? तब लाइक करना जब आपको क्वेश्चन पसंद आए, और अपना कमेंट छोड़ के जाना कि आप आज की क्लास में 100 में से कितने नंबर आज की क्लास को देना चाहेंगे अपने फीडबैक के आधार पर। और ये काम आपको रोज की क्लास में करना है मेरे दोस्तों, ठीक है? 100 में से आप कितने नंबर देंगे आज की क्लास को? थैंक यू मेरे बच्चे। आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, विभाज्यता का नियम का सवाल है। बहुत सारे सवाल जो मैंने यहाँ कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे पेपर से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए और बहुत सारे सवाल मैंने खुद बैठ के बनाए, क्योंकि मैं डेली आज भी 4 से 5 घंटे बैठ के नए सवाल तैयार करता हूं। सवाल में कह रहा था, सुपर कंप्यूटर एट राम मोहन राय सेमिनरी टेक्स एन इनपुट ऑफ ए नंबर एन एंड एक्स। कहता है एक कंप्यूटर है राम मोहन राय सेमिनरी के पास, और ये भाई क्या करता है, ये यूं कह रहा है कि उस कंप्यूटर में जो डिजिट जाएंगे या जो नंबर जाएंगे वो एन और एक्स का ही इनपुट लेगा। यानी या तो एन का इनपुट लेगा या एक्स का, मतलब एन और एक्स के अलावा और किसी चीज का इनपुट सिस्टम में नहीं जाएगा, जहां एक्स संख्या एन का एक गुणनखंड है। सवाल में वो ये कह रहा है कि एक्स जो है ना, वो एन का एक फैक्टर है, एन का एक फैक्टर है, वेयर एक्स इज ए फैक्टर ऑफ नंबर एन। यानी हम ये कह सकते हैं कि x अगर x इज फैक्टर ऑफ n, तो हम ये बात कह सकते हैं कि n जो होगा ना, वो x का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। आप कहें क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे x जो है वो n का फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस बात को देसी तरीके से लिख देता हूं कि n जो है वो x से भाग भी जाएगा और x का कोई मल्टीपल भी है। आपने कहा हाँ, इतनी बात हमें समझ में आ गई और पॉइंट हमने पकड़ लिया। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चन उठाएं, बढ़िया सवाल उठाएं। आप कोशिश करिए कि हर सवाल को पहले रोकिए, वीडियो को खुद से सोल्व करिए और फिर मेरे वीडियो को देखिए। जैसे इस समय आप इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए। जब ना हो 1 मिनट में क्वेश्चन या 30 सेकंड में, तब आइए और दोबारा से वीडियो को देखिए। और यही एक बेहतरीन तरीका है। और एक चीज और भी समझिएगा, आज तक जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि आप ये सोचें कि मैं इस वीडियो को अभी तो थोड़ा सा देख लेता हूं और बाकी कल कर लूंगा रजिस्टर लेके, तो कल आज तक किसी के बाप में दम नहीं है जो कल लेके आ जाए। आज है, अभी है, रजिस्टर उठाइए, सोल्व करिए, बात खत्म। अब आते हैं सवाल पे। कहते हैं कि विशेष मामले में n बराबर ये, कहते हैं यार n की जो वैल्यू है, n की एक विशेष वैल्यू है, और n की एक विशेष वैल्यू क्या है जी, 8 3 p 7 9 6 1 6 1 q, ये n की वैल्यू है। अब आगे कह रहा है कि यार x जो है ना, और x बराबर 11 है, यानी x की जो वैल्यू है 11 है। अगर x 11 है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि n जो है वो 11 का मल्टीपल है। देखिए, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए भाषा को घुमा फिरा के पेश किया गया, नहीं तो इस बात को सीधा भी कह देता कि भैया n ये जो नंबर है 11 से भाग जाता है, या और सिंपल बनाता तो कहता है यार ये संख्या 11 से भाग जा रही है। ठीक है जी। आगे एक लाइन और भी कह रहा है क्या, कि भैया 0 से बड़ा है p, 0 से बड़ा है p, ठीक है जी, और p से बड़ा है q, यानी q सबसे बड़ा। ध्यान देना, जहां 0 p q ये कहानी है। शेषफलों का योग ज्ञात कीजिए जहां n को क्रमिक रूप से p प्लस q और p से विभाजित किया जा सकता है। अब हमसे सवाल में यह पूछा है क्या, सवाल को देखिए, डरिएगा मत, भागिए मत। कह रहा फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर व्हेन वेयर n इज डिविजिबल बाय p प्लस q एंड p सक्सेसफुली। कहता है कि जब हम इस नंबर को p प्लस q से भाग दें या p प्लस q से भाग दें और p से भाग दें, तो जो दोनों बार शेषफल आएगा उन शेषफल का योग हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए मेरे बच्चे, हमारी कुल मिला के पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ये देखें कि ये नंबर 11 से भाग जा रहा है। तो 11 से भाग जाने के लिए क्या क्या खास बात होनी चाहिए। अल्टरनेट डिजिट उठाते हैं, 8 जमा p, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 19 जमा p है, बिल्कुल सही बात है। अगले वाला पेयर उठाएं तो 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, ये 22 जमा q है। अब सवाल ने खुद ही कहा कि यार q बड़ा है, यानी 22 जमा q, q मेरे बच्चे बड़ा है। हमें ये पता है कि 11 से भाग देने का नियम है कि भाई इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हर हाल में 11 से भाग जाना चाहिए। तो जब माइनस करेंगे तो 22 में 19 गया 3, बिल्कुल ठीक है, जमा q माइनस p। यानी ये सेटिंग ऐसी होनी चाहिए मेरे बच्चे कि ये जो नंबर है ये 11 से भाग हो जाए, ये नंबर 11 से भाग हो जाए, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे हमें ये सोचना है कि q माइनस p को हम क्या कर सकते हैं। तो देखो यार दोस्त, आप या तो ये 0 ला सकते हैं या फिर 11 ला सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना कि q सबसे बड़ा है, मतलब p से बड़ा है। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि q को 1 ले लें और p को 4 ले लें, तो 3 और 1 4 में 4 गया 0, तो ये कहानी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि q बड़ा होना है p से, तो ये 0 नहीं बनेगा, 11 बनाना पड़ेगा। और अगर सच मायने में इनका जोड़ 11 बनाना है तो 3 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए 8, यानी q माइनस p की वैल्यू आपको 8 रखनी होगी। q माइनस p की वैल्यू मेरे बच्चों क्या रखनी होगी, 8। अब आप ये देखिए किन डिजिट का डिफरेंस 8 हो सकता है। तो आप कहेंगे एक ही तरीका है कि q की वैल्यू 9 हो और p की वैल्यू 1 आए। 9 में से 1 8, बाकी तो कोई तरीका ही नहीं। 8 में से कोई भी डिजिट घटा के 8 नहीं ला पाओगे। अगर आप 0 की सोच रहे हैं तो सवाल ने खुद ही कहा कि भाई 0 से बड़े होने चाहिए, तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही तरीका है, 9 और 1। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि सर p की वैल्यू तो है 1, p कहां है, ये रहा, तो p की जगह चेंज करके हम लिख देते हैं 1, कोई आपत्ति नहीं है। और q की वैल्यू जगह हम लिख देते हैं सर 9, क्योंकि q की वैल्यू 9 सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें क्या कह रहा है सवाल में, उस बात पे चर्चा करते हैं। कहता है यार इसे दो चीजों से भाग दो, पहले तो p प्लस क्यू से, तो p प्लस क्यू का मतलब 9 और 1 10 से भाग दो, और फिर भाग दो p से, तो p की वैल्यू 1, p की वैल्यू मेरे बच्चे 1। तो अगर 1 से इस संख्या को भाग देंगे तो नेचुरल सी बात है शेषफल 0 आएगा, बिल्कुल। और 10 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा मेरे बच्चे 9, 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 9। तो कहते हैं इन दोनों शेषफल का जोड़ बताओ, तो 9 में 0 जोड़ा मेरे बच्चे, आंसर आया 9, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 9। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अब एक बात आप यहां पे समझे होंगे क्या, कि क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल बेसिक की चीज पूछी है, लेकिन लैंग्वेज को ऐसे लपेट लिया
कि पढ़ने में लगता है कि बहुत टफ है, और यही मीन्स में होने वाला है। मजा आया सवाल को तो वीडियो लाइक करो और फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। अब क्या करना है, पहले वीडियो रोको, क्वेश्चन को खुद से करो, फिर आगे वीडियो देखो। अब बाबू इसमें सवाल में क्या कह रहा है, कहता है m और n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, m भी 12 से डिवाइड होता है, m को कहता है जी 12 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर बचता है, n को भी 12 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कहता है 6 रिमाइंडर बचता है। अब दो चीजें पूछ रहा है मेरे बच्चे। पहला सवाल ये पूछ रहा है कि अगर इन दोनों के जोड़ को 12 से भाग दें तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10 शेषफल आएगा। तो पहली लाइन में यही कह रहा है कि m प्लस n को 12 से भाग देंगे तो शेषफल 10 होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें अपने को कोई आपत्ति नहीं है। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर इन दोनों के डिफरेंस को यानी m माइनस n को, तो रिमाइंडर का डिफरेंस निकालने तो 4 में 6 गया 2। तो अब आपको बस ये सोचना है कि यार -2 को 12 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप जानते हैं -2, 12 में से 2 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आंसर आया 10। तब भी मेरे बच्चे रिमाइंडर 10 ही आएगा। हाँ जी, यानी बोथ 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल पर बहुत प्यारा सवाल है। अगर हिम्मत है तो पहले इस सवाल को खुद से करिए और फिर मेरे दोस्त मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। आपने एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बहुत पढ़ी होगी, यूट्यूब पे भी बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन हम उसका बहुत छोटा सा यूज करेंगे और उसके थ्रू आप सोना, बल्कि उसका यूज ही नहीं करते, दूसरे मेथड से बता दो। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। कहता है व्हेन ए नेचुरल नंबर m कोई ऐसा नंबर है जिसे आप 4 से भाग दें और 7 से भाग दें तो कहता है रिमाइंडर 3 और 2 आता है। ध्यान देना भाई और बड़े प्यार से समझना। कहता है यार m एक ऐसा नंबर है जिसे आप 4 से भाग दें तो 4 इंटू कोशेंट मान लेते हैं Q1 है ना, प्लस में रिमाइंडर आता है 3। और जब इसी m को 7 से भाग देते हैं तो मान लेते हैं कोई कोशेंट आया होगा, लेट्स से Q2, और रिमाइंडर उस केस में आया। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लाइनें पढ़ें जिसको मैंने हाईलाइट किया है मेरे बच्चों, इतनी लाइन पढ़े। जब हम एक प्राकृतिक संख्या m को 4 और 7 से भाग देते हैं तो यह क्रम से 3 और 2 शेष देती है। बस इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं। When a natural number m is divided by 4 and 7, it gives a remainder 3 and 2 respectively. Nothing else, इसके अलावा कुछ नहीं। यहां तक पढ़िए और फिर मेरी बात को समझ के बताइए कि भाई हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 7 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब m इसी शेप का तो नंबर होगा, 4 इंटू समथिंग इन प्लस 3, और 7 से भाग दे तो 2। दोनों m की बात हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें कुल मिला के Q1 और Q2 की ऐसी वैल्यू सर्च करनी चाहिए जिसपे दोनों बराबर आ जाए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो एक आसान काम कर लेते हैं। क्या हम यहां लिख रहे हैं 7 इंटू Q2, यानी कोई तो क्वोशिएंट रहा होगा, कोई तो भागफल रहा होगा, और ये 4Q1 इधर लाएंगे तो माइनस का, और 3 ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 1। अब मुझे कुल मिला के बस ये कोशिश करनी है मेरे बच्चे, मेरी कोशिश इतनी ही होनी चाहिए यहाँ पे कि यार मैं Q2 और Q1 की क्या ऐसी वैल्यू सर्च कर दूं जिससे इनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो 7 बड़ा यहां रख के देखते हैं, 7 एकम 7, Q1 की वैल्यू 1 लूंगा तो ये 7 आएगा। तो 7 में से 4 का मल्टीपल घटा के 1 नहीं आएगा, 2 लेते हैं Q2 की वैल्यू, तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटा के यानी 13 आना चाहिए, 13 तो इसका मल्टीपल है ही नहीं, 4 का हटाओ। अब मेरे भाई 3 ले लेते हैं Q2 की वैल्यू, अगर 3 लेंगे तो 7 या 21, तो 21 में से 20 घटा के 1 आएगा, तो सोचते हैं क्या 20 बन सकता है। हाँ सर, Q1 की वैल्यू अगर 5 ले लें तो 5 चौक 20 सेट हो जाएगा। यानी ये बात तय हो गई कि सर Q2 जो है ना, माफ करिएगा, Q2 जो है वो आपका 3 है और Q1 जो है वो आपका 5 है। मतलब आगे भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिजल्ट हमने सोच दिया। अब अगर m की वैल्यू बताओ ना कि m कैसा नंबर होगा, तो आप कहेंगे Q2 की वैल्यू 3, तो 3 7 21 और 2 23, और Q1 की वैल्यू 5, 5 चौक 20 और 3 23। यानी मेरे बच्चे मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि सर m जो होगा ना, m जो होगा वो हर हाल में ऐसा नंबर होगा। ध्यान देना अब यहां पे शब्दों को, क्योंकि यही फायदा है इस मीन्स वाली क्लास लेने का कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से क्लियर हो जाएंगे। मेरे दोस्त इसका यही फायदा है समझने का कि भैया
इन दोनों कहानियां जो होंगी, यानी m एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी भाग होगा और 7 से भी भाग हो, और रिमाइंडर 4 से भाग हो तो 3 और 7 से भाग हो तो 2, तो आप लिखेंगे 7 चौक 28, यानी m एक ऐसा नंबर होगा जो 28 से भाग होने वाला होगा, यानी 28 का कोई मल्टीपल लेते हैं, लेट से x, और रिमाइंडर जानते हैं क्या देगा, 23। कारण जब आप इसे 4 से भाग देंगे तो ये कहानी तो सेट होगी होगी, 4 से भाग जानी ही जानी, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। जिसने थोड़ा सा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, ये तो 28 4 से भाग होगी, इसे 4 से भाग देंगे, 4 5 20, शेषफल आया 3। अगर इसे 7 से भाग देंगे तो ये 7 से तो भाग होगी, इसे 7 से भाग देंगे, 7 21, शेषफल आएगा। तो यानी मेरे बच्चे m जो है ना वो बेसिकली 28 के मल्टीपल से 23 ज्यादा वाला नंबर है, गारंटीड लिख के दे सकता हूं, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। अब अगली लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं बाबू। अगली लाइन में कह रहा है इवन व्हेन अनदर नेचुरल नंबर n, कहता है एक और प्राकृतिक संख्या n जो 4 और 7 से भाग हो रही, वही 4 7, इट ऑल्सो गिव्स रिमाइंडर 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। कहता है 4 7 से भाग दें तो शेषफल 3 2, यहां पे भी यही कहानी है 3 2। कहता है एक अन्य प्राकृतिक संख्या n ऐसी है जो 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो यह भी क्रम से 3 और 2 शेषफल देती है। इसका मतलब मेरे बच्चे वो ये कहना चाह रहा है कि बाबू n भी एक ऐसा ही नंबर है जो 4 से भाग दे तो 3 देता है, 7 से भाग दें 2 देता है, लेकिन नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, यानी वो नंबर भी हर हाल में 28 का मल्टीपल होगा, लेकिन मल्टीपल कुछ और होगा, भागफल कुछ और होगा, लेकिन हर हाल में 23 शेषफल आ रहा होगा। क्योंकि यही कंडीशन होगी तभी तो 4 से भाग देके 3 देगा और 7 से भाग देके 2। अगर मेरे बच्चे आप इस बात को समझ गए तो आपसे विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं, और आपका सिलेक्शन है कितना भी टफ पेपर आ जाए। और उम्मीद करो, भगवान से दुआ मांगो कि पेपर टफ आए और जो मैं करा रहा हूं इससे सोल्व हो जाए। अब मुझसे सवाल में क्या कह रहा है, मुझसे सवाल में कह रहा है क्या, अगली लाइन ध्यान से देखना, मुझे कह रहा है यार क्या क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे ये कह रहा है कि यार p एक नेचुरल नंबर है, p एक प्राकृतिक संख्या है जो सेम रिमाइंडर देगा आफ्टर डिवाइडिंग ईच m एंड n। कहता है p एक ऐसी संख्या है, p एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो m और n में से प्रत्येक को विभाजित करने के बाद समान शेषफल देती है। मतलब p एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी है जिसे आप m को भाग दो या n को भाग दो तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो कह रहा है p की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो मेरे बच्चे m में भी रिमाइंडर 23 है, n में भी रिमाइंडर 23 है, यानी p हर हाल में एक ऐसा नंबर चाहिए जो इनको एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, मतलब 28 को पूर्णतः भाग दे दे, तो यहां पे भी सेम आएगा, यहां पे भी सेम आएगा। आपने कहा ठीक है जी, तो क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, तो 28 के टुकड़े करते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से नहीं जाएगा, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है और 28 हो सकता है। यही तो तरीके हैं मेरे बच्चे, या कुछ और तरीके? आपने कहा जी ना यही तरीके हैं। अब मेरे बच्चे में अगर 1 ले लू ना, क्योंकि उसने कहा नेचुरल नंबर, तो 1 नेचुरल नंबर है, अगर मैं 1 से इसे भाग दूं तो यहां 23 को भी भाग दूंगा तो शेषफल 0, यहां पे भी 0। 2 से भाग दूं तो ये भाग हो जाएगा, ये 23 को 2 से भाग देंगे 1 शेषफल, 4 से भाग दें तो 3 शेषफल, 7 से दें, 14 से दें, 28 से दें, किसी से भी भाग दोगे ना इनमें से, इन नंबर्स को m और n को, तो मेरे बच्चे हर बार सेम रिमाइंडर ला के देगा। और आपसे सवाल ने उसमें मतलब आपसे सवाल में उसने यही पूछना चाहा है कि यार m की ना p की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो मेरे बच्चे p की कुल मिला के 6 वैल्यूज पॉसिबल हैं। इन वैल्यूज को बहुत प्यार से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे बच्चे p की 6 वैल्यूज पॉसिबल है, p के 6 मान संभव है। देखिए मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक सवाल, अगर हिम्मत है तो पहले खुद करें, उसके बाद वीडियो देखें इसके सॉल्यूशन के लिए। देखिए मीन्स के लेवल का क्वेश्चन है, सवाल में कह रहा है कि यार 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या एक ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है और ए और बी एक गेम खेल रहे हैं प्लस माइनस के साइन लगाने के लिए। ठीक है जी, कहानी यह है कि दोनों को एक एक करके कंजुकेटिव 2 लगातार पूर्णांकों के बीच में ये साइन सेट करने हैं। दूसरी बात, कोई भी साइन चेक कर डाल सकता है, दोनों प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, दोनों माइनस माइनस भी यूज कर सकते हैं, एक प्लस डाले एक माइनस डाले, पहला माइनस डाले दूसरा प्लस डाले, ये भी संभव है। अब सवाल में ये कह रहा है कि कोई भी साइन पहले से उस पर नहीं लिखा हुआ है, एट दी एंड आखिर में सारे साइन जब सारे नेचुरल नंबर्स में डाल दिए जाते हैं, सारे कंजुगेटिव नेचुरल नंबर में सारे साइन पुट हो जाते हैं, तो अब रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है और रिजल्ट ये है कि अगर इवन नंबर आया तो ए जीत गया और अगर ओड नंबर आया तो बी जीत गया।
तो आपसे पूछा है कि बताइए कौन जीता। सवाल समझाता हूं दोबारा से। कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती लिखिए, उसमें ए और बी एक गेम खेल रहे हैं, क्या कि वो लगातार प्लस और माइनस का साइन कहीं पे भी कंजुकेटिवली लगा सकते हैं, यानी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में लगाना है। जैसे मान लो राम ने लगा दिया 5 और 6 के बीच में प्लस का साइन, मोहन ने लगा दिया 81 और 82 के बीच में प्लस का साइन माइनस का साइन, यानी कोई भी कहीं पे भी साइन लगा सकता है। तो ये गेम चल रहा था आपस में 1 से 100 तक का, और ये गेम चलता रहा, जब आखिर आया, एंड आया, तो कहता है अगर जोड़ किया इन सब का और अगर जोड़ इवन आ गया तब तो राम जीत गया, मतलब ए जीत गया, और अगर ओड आ गया जोड़ इनका तो बी जीत गया। तो पूछ रहा कि बताओ कौन जीता। बहुत प्यारा सवाल, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्या जो आपको समझना चाहिए। अगर मेरे दोस्त किसी इवन नंबर में मैं इवन नंबर जोड़ूं या घटाऊं, रिजल्ट हमेशा ही इवन आता है। अगर किसी ओड नंबर में मैं ओड नंबर जोड़ूं या घटाऊं, हमेशा ही रिजल्ट इवन आता है। तो अगर 1 से 100 तक की बात हो रही है तो इसका मतलब 100 नंबर है, 100 संख्याएं। और अगर मेरे बच्चे 100 संख्याएं हैं तो सोच के देखो, 100 संख्याओं में लगातार अगर हम 1 से 100 तक संख्या ले रहे तो 50 इवन होंगी और 50 ओड होंगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 50 इवन नंबर होंगे और 50 ओड नंबर होंगे। तो मेरे बच्चे जब भी नंबर ऑफ इवन नंबर्स भी इवन में हो, यानी सम संख्याओं की गिनती भी सम में हो और विषम संख्याओं की गिनती भी सम में हो, जैसे 50 विषम संख्याएं तो 50 तो इवन नंबर हुआ ना, तो हमेशा ही इनके बीच में आप प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, किसी के बीच में भी परिणाम हमेशा ही इवन आएगा। क्यों, समझाता हूं दोबारा से, इस बात को पकड़ते हैं। पहले इतनी बात समझो, अगर इसको और खूबसूरती से आपने समझना है तो आप ऐसे समझे कि भाई 50 इवन नंबर होंगे और 50 ओड नंबर होंगे। यहां ओड को मैं ओ डबल डी लिख देता हूं। तो मेरे दोस्त, आप मुझे एक बात बताना, इन 50 नंबर को मैं 50 इवन नंबर के बीच में चाहे प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का साइन लगाऊं, मैं इवन में इवन जोड़ूंगा तो परिणाम हमेशा ही इवन आएगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, परिणाम इवन आएगा। ये जो 50 ओड नंबर है ना, ये पेयर बन गए ना, एक ओड और एक ओड, दो ओड, यानी दो विषम संख्याएं लोगे ना तो इनके बीच में मैं प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का लगाऊं, हमेशा इवन आएगा। अब मैं 2 विषम संख्याएं लूं, 4 विषम संख्याएं लूं, 6 विषम संख्याएं लूं, 8 विषम संख्याएं लूं, या मेरे बच्चे में 50 विषम संख्याएं लूं, इनके बीच में आप कोई भी साइन लगाएंगे तो परिणाम हमेशा ही इवन आएगा। और इवन में इवन जोड़ो या घटाओ, परिणाम इवन आएगा। और अगर इवन आएगा तो इसका मतलब ए जीत जाएगा और बी हार जाएगा। है ना बढ़िया सवाल। बोलो, मेंस की सीरीज में, टॉप 100 सीरीज में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए आगे देखिए मेरे बच्चे, बहुत खतरनाक सवाल है। अगर देखोगे ना सवाल का रूप तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे मेनका ने विश्वामित्र का दिमाग हर लिया था, बुद्धि हर ली थी। ऐसे ही मेंस का पेपर भी आपकी बुद्धि हरेगा, भाषा कुछ और होगी, दिखाएगा कुछ और। अगर सवाल को ध्यान से देखो तो एक का मतलब हुआ 1 फैक्टोरियल, 1 गुना 2 का मतलब हुआ मेरे बच्चे 2 फैक्टोरियल, 1 गुना 2 गुना 3 का मतलब हुआ मेरे दोस्तों 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 आगे चलेंगे तो 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही जो आखिरी वाली कहानी वो जा रही 500 तक, मतलब 500 फैक्टोरियल। कहते हैं यार इन सबके जोड़ को जब 8 से भाग दिया जाता है तो मेरे बच्चों शेषफल क्या होगा। ये सवाल बन गया नॉर्मल, और ये सवाल थोड़ा सा खिंचाव डाल दिया इसमें। अब कैसे करें जी, ध्यान देना। देखो, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 को 8 से भाग दिया 1, 2 फैक्टोरियल को 8 से भाग देंगे 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 6 को 8 से भाग देंगे -2, और 4 फैक्टोरियल होता है 24, और 24 मेरे बच्चे 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, मतलब पूर्णतः भाग। यानी इसके बाद हर एक नंबर पूर्णतः भाग होगा, 2 से 2 कटा तो शेषफल आएगा मेरे बच्चे 1, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है व्हेन ए नंबर x इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 9 8 एंड 7, सक्सेसिवली अगर डिवाइड कर रहे हैं 9 8 7 से, कहता है जी 9 8 7 से, तो बाबू रिमाइंडर जो आ रहा है वो 4 5 3 आ रहा है। कहता है फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x, तो कह रहा है यार उस x की वो वैल्यू बताओ जो 5200 से 5400 के बीच में, 5200 से 5400 के बीच की वैल्यू बताइए। तो अंतिम भागफल लेते हैं मेरे बच्चे 0, 7 को 0 से गुना किया 0, 0 में 3 जोड़ा 3, फिर 8 को 3 से गुना किया 24, 24 और 5 29,
और 29 को 9 से गुना किया, 9 9 81 और 4 85 और 9 दूनी 18, 18 और 8, देखो 9 9 81 का और 4 8 आया, 9 दूनी 18 और 8 26, तो 265। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि 265 एक ऐसा नंबर होगा जिसे आप सक्सेसिवली डिवाइड करने जाएंगे ना 9 8 7 से, तो आपकी सेटिंग ठीक बैठेगी, 4 5 3 आएगा। लेकिन जानते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है वो मल्टीपल ढूंढो, और मल्टीपल ऐसा ढूंढो जो 5200 से 5400 के बीच में हो। तो आपको क्या करना होगा? 9 गुना 8 गुना 7 करना होगा पहले। तो ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन तीनों से भाग हो जाए। तो इन तीनों से भाग होने वाला नंबर जो होगा वो होगा इनका प्रोडक्ट, 9 8 72 504। तो नंबर होगा मेरे बच्चे 504। यानी 504 तो ऐसा नंबर होगा जो 9 8 7 से हमेशा ही डिवाइड होगा। तो इसका कोई मल्टीपल लेंगे और साथ में जोड़ेंगे 265। अब जो वैल्यू आएगी ना वो आपको सही सेट करके देगी डाटा को। कैसे? कि अब इन्हें अगर आप भाग देने जाएंगे ना 9 8 7 से तो एग्जैक्ट होगा, इसे 9 8 7 से भाग देंगे मेरे बच्चे सक्सेसिवली, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4 5 3। अब के की ऐसी वैल्यू रखनी है कि 5200 से बड़ा आ जाए। तो 50 504 है, 10 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा भाई 5040 और 265 जोड़ते थे तो 5 6 4 10 2 1 3। तो मेरे बच्चे आंसर आया 5305, यानी ऑप्शन ए। अब करते हैं यार इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से ब्रेक करने का काम। क्या कि सर जब हमें पता ही है कि 9 से भाग दे के 4 शेषफल आता है, तो मैं क्या करता हूं कि भाई इसमें से 4 पहले घटा देता हूं और फिर देखता हूं कि 9 से ये डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि हमें ऑप्शन से भी तो देखना है। लेकिन बस एक ये नन ऑफ दीज ऐसा है जो खतरनाक काम दे देता है, लेकिन फिर भी हमें तुक्का लगाना हो तो पहले ऐसे कर लेते हैं। जैसे 5 5 10 और 3 13, 13 में से 4 गया 9, भाग जा रहा है, तो ये आंसर होगा 5 2 10 ना 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 में 4 गया, ये बचा 17, ये भाग नहीं जा रहा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। 5 3 8 और 1 9 और 4 13, 13 में से 4 गया 9, तो ये भी भाग हो रहा है। तो इस लिहाज से मेरे भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब हमें ये कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये पता चल गया कि ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं, ये हमें पता चल गया। लेकिन जब जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो ना, तब हमें मतलब डिटेल करना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ऑप्शन अगर मान लो ये तीनों में से एक भी सही आ गया तो यही सही हो, जरूर थोड़ी है। जो नन ऑफ दीज उसमें भी कोई वैल्यू हो सकती है जो सेटिस्फाई कर रही है ना, तो ऐसा हो सकता है। अब अगर मुझे इन तीनों में ही तुक्का लगाना है तो मैं फिर वापसी आऊंगा। कैसे वापसी आऊंगा सर? वापसी ऐसे आएंगे कि भाई अब 9 से भाग दे लिया, अब 8 से भाग देते हैं। अगर 8 से भाग देना है तो 8 से 305 में 4 गया 301, ये तो तय है ना। 8 से भाग दे रहे थे तो 5 से शेषफल बच रहा था, माफ करना, तो 5 घटाएंगे तो 305 में से 5 गया 300 आया, और 314 में से 5 घटाएंगे तो तय है कि 314 में 5 घटाएंगे यूनिट डिजिट ओड आ जाएगा, तो ये 8 से वैसे भाग नहीं होगा। तो तुक्केबाजी करनी हो तो ऑप्शन ए मेरा आंसर दिया जा सकता है। तो ऐसे है मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी जहां जहां नन ऑफ दीज हो, और चूंकि आप मेंस के बच्चे हैं तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कोई रॉन्ग अप्रोच ली जाए, तो आपको डिटेल करना चाहिए। अब आइए यार, बहुत खूबसूरत सवाल है और मेरे बच्चे प्योर मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है यार एन की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि जब इन दोनों एक्सप्रेशन को 11 से डिवाइड करें तो कहानी सेट हो जाए, सेम रिमाइंडर आए। बताइए, पहले वीडियो रोक के खुद करिए फिर सीखिए। देखो दोस्त, ये तो तय है कि 330 एक ऐसा नंबर है जो 11 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 11 3 33 भाग हो रहा है, तो यहां रिमाइंडर बचा 1। तो यानी यहां जो भी शेषफल आएगा वो 1 की पावर n आएगा। यहां भी 330 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, बचा कितना 2, तो यहां रिमाइंडर आया 2 की पावर n। अब मेरे दोस्तों कहानी ये है कि अब n की ऐसी वैल्यू सोचनी कि इसे 11 से भाग दूं और इसे 11 से भाग दूं तो सेम शेषफल आए। तो आप कहेंगे सर देखो 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, एक ही रहना है, यानी ये तो तय है कि यहां जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। अगर यहां रिमाइंडर 1 आ रहा है तो मेरे बाबू यहां पे भी रिमाइंडर 1 ही आना होगा। अब हमें देखना है कि यार n की क्या वैल्यू रखे। पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्योंकि यहां तो ऑप्शन से चेक करना होगा, वरना तो n की वैल्यू तो इन्फिनाइट हो सकती है। 10 लेते हैं, 2 की पावर 10 करेंगे 1024। अब ये देखते हैं कि क्या 11 से भाग जाए तो रिमाइंडर 1 बचाएगा। आप कहेंगे जी करके देख लेते हैं। 11 नीम 99 बचा 3, 11 3 33, 1 बच गया। अरे वाह, सेटिंग हो गई। तो इसका मतलब n की वैल्यू है मेरे बच्चों 10। बहुत बढ़िया।
और वैसे भी हम यहाँ ये समझ सकते थे, अगर हम इतनी बात समझ गए थे कैसे, कि देखो यार पहले वाले में तो एक रिमाइंडर आएगा, 2 की पावर 10 होता है 1024, अगर मुझे याद है तो 2 की पावर 9 होता है 512, ये होता है भैया 2048, और ये होता है 2 की पावर 8 256। अब मुझे एक रिमाइंडर लाना है, तो अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस एक आना चाहिए। तो देखो 1 और 2 3, 0 और 4 4, तो 4 में 3 गया, एक डिफरेंस आ गया, ये आंसर हो सकता है। 5 2 7 में 1 गया 6, ये आंसर नहीं होगा। 2 और 4 6, 8 और 0 8, 8 में 6 गया, 2 डिफरेंस आया, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 और 2 8, 8 में 5 गया 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो एक आना चाहिए, क्योंकि पहले वाले में एक था तो दूसरे वाले में भी एक लाना था। तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा और खूबसूरत सवाल है। सवाल में कह रहा है P इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई, यानी 7 की पावर 84 को मेरे बच्चे जब 342 से भाग देते हैं और 7 की पावर 84 को हम 344 से भाग देते हैं, तो दो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। इस रिमाइंडर को नाम दिया है शायद P और इस वाले रिमाइंडर को नाम दिया गया होगा Q। हाँ जी, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो कहानी ये कि यार P और Q की वैल्यू बताओ क्या होगी, या उनका डिफरेंस बताओ। देखो मेरे बच्चे, 342 जो होता है वो 343 के नजदीक होता है। हाँ जी, 343, और 343 क्या रहता है मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे जी 343 होता है 7 की पावर 3, और ये मेरे बच्चे 3 से भाग भी जाने लग रहा है, तो 7 की पावर 3 पे सेट हो जाएगा, 342 से भाग देंगे, हर हाल में रिमाइंडर 1 आएगा। यहां हमें सोचना होगा कि प्लस आएगा या माइनस, इसको दिमाग लगाते हैं। यहां 3 से भाग देंगे तो आया 28, तो ये हो गया 7 की पावर 3 की पावर 28, तो 344 से भाग दिया -1, और -1 की पावर 28 करेंगे तो +1, यानी Q की वैल्यू भी 1 आ गई और मेरे बच्चे P की वैल्यू भी 1 आ गई, तो 1 - 1 करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0। ये मेरा आंसर हो। मेरे बच्चे एक और खूबसूरत सवाल पेश है आपके सामने इस मीन्स की सीरीज में। सवाल में कह रहा है कि n एक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। n इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। n 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और ऐसा नंबर है कि जिसे आप 2 से भाग दें, या 2 की पावर 2 से, या 2 की पावर 3 से, या 2 की पावर 4 से, या 2 की पावर n से भाग दे रहे हो, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे बच्चे, 1 आ रहा है। तो बताओ वो 5 अंकों की संख्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 2 की पावर n में n की वैल्यू क्या होगी, यानी 5 अंकों की जो संख्या है उसे जब हम 2 की पावर n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरे बच्चे 1 आए। तो मुझे बताओ कि n की क्या वैल्यू रखी जाए, n की क्या वैल्यू रखी जाए। तो मेरे बच्चों एक बात बड़े ध्यान से समझो, अपने को ये बात पता है कि सर 2 की पावर 10 1024 होती है। देखो फिर से कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आप इस बात को तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि रिमाइंडर 1 लाना कोई बड़ी चीज नहीं है। भाई कैसे बड़ी चीज नहीं है, कि सर 2 से भाग दे रहे हो तो 1 जोड़ दो, 3 को 2 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2 में 1 जोड़ दोगे, इसे अगर आप 2 की पावर 2 से भाग दोगे रिमाइंडर 1 आए। मैं कहूं कि यार वो नंबर बताओ जिसे 2 की पावर 3 से भाग दे के रिमाइंडर 1 आए, तो यार 1 जोड़ दो ना, 9 बन गया। अगर कोई कहे जी 2 की पावर 5 में, वो नंबर बताओ जिसे 2 की पावर 5 से भाग दे के 1 बने, तो 2 की पावर 5 होता है 32, 1 जोड़ा 33, यानी 33 ऐसा नंबर हो जाएगा जो 2 की पावर 5 से भाग दे के एक रिमाइंडर लाएगा। अब यही तर्ज पे सवाल में कह रहा है कि यार 2 की पावर n, कोई एक ऐसा नंबर होगा, n की कोई वैल्यू आपको बतानी है कि ये जो रिजल्ट निकल के आए ये 5 अंकों की संख्या है, और जब ये इसे भाग दे तो रिमाइंडर 1 आए। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है 2 की पावर n में जिसमें 1 जोड़ते ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा है। तो हमें यह देखना है कि 2 की किस पावर पे 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, उसमें 1 जोड़ेंगे आंसर आएगा। तो यार देखो 2 की पावर 10 होता है 1024, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे में 2 की पावर 12 लेता हूं तो 12 का मतलब 2 की पावर 2 से गुना, यानी 4 से गुना करूंगा 4000 आएगा, और 4000 4 अंकों की संख्या होगी। गलत। 13 लेते हैं, 13 होता है 2 की पावर 3 गुना 10, 2 की पावर 3 हुआ 8, 8 को 1000 से गुना करूंगा 8000 के आसपास, यानी वो 4 अंकों की संख्या होगी। अब आया 14, 14 होगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है मेरे बच्चे, तो जवाब होगा 16। 2 की पावर 4 क्या हुआ 16, और 16 को 1000 से भी गुना करूंगा तो 16000, यानी ये 5 अंकों की संख्या आ जाएगी, और इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी।
हमसे तो ये पूछा था कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू होगी 14। अगर हमसे ये पूछ लेता ना कि यार उस n की वैल्यू बताओ एग्जैक्टली इस वाले n की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में मुझे इसे गुना करना पड़ता 16 से। तो 16 चौको 64, हासिल आई 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 3 और 16 एकम 16, यानी 16,384 होता 2 की पावर 14, और इसमें एक जोड़ देता तो यह उत्तर आता 16,385। और इसे जब मेरे बच्चे आप 2 की पावर 14 से भाग देते तो रिमाइंडर 1 आ जाता। और यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और यही आपसे पूछा था। लेकिन सवाल ने बहुत ज्यादा नहीं घुमाया, सवाल ने सिंपल ये पूछा कि यार इस वाले पावर n की क्या वैल्यू हो, तो डायरेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे 14। सवाल मुश्किल तब बनता जब वो ये कहता कि इस n की वैल्यू बताओ क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम, ये सवाल उसी से उठाया है एग्जाम में। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 2 की पावर 100 को अगर 101 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर आपने क्लास में पढ़ाया था कि अगर ये एक प्राइम नंबर है, अगर ये एक अभाज्य संख्या है और इस पे जो पावर लगी है वो इससे एक कम है, तो सर इसका रिमाइंडर हमेशा ही 1 आएगा। पहली बात तो ये। इसी बात को थोड़ा और सुंदर से समझाएं तो समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर p -1, अगर इसे p से भाग दें और p एक प्राइम नंबर हो तो सर इसका रिमाइंडर 1 आता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इस बार क्या किया, आपके साथ खेल गया, वही मेनका वाला काम, विश्वामित्र के साथ तपस्या भंग करा दी। क्या खेल गया कि इस बार आपको यहां 100 नहीं दी, इस बार आपको दे दिया 101। और यही सवाल सीडीएस 2025 में पूछा गया सेम, कि 2 की पावर 101 को 2 की पावर 2 की पावर 101 को 101 से भाग दे, रिमाइंडर क्या है। तो आप तो समझदार बच्चे हैं, आपको सिंपल ऐसे काम करना है कि यार 101 प्राइम नंबर है तो 2 की पावर 101 को हम लिख लेते हैं क्या, 2 की पावर 101 माइनस 1 गुना 2 की पावर 1। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन मना कर रहा है। क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ेंगी, और जुड़ेंगी तो ये 1 और -1 कट के क्या बच जाएगा, 2 की पावर 101 ही रह जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां 101 में 1 घटाओगे तो क्या बच गया, 100। और अब आप इसे 101 से भाग देंगे राजा, तो 101 से इसे भाग देंगे तो वही फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई होगी, यहां रिमाइंडर आ गया 1, और इसे भाग देंगे तो रिमाइंडर आया 2, तो 1 गुना 2 रिमाइंडर आया 2। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इसी तर्ज पर आपसे सीजीएल मींस में सवाल पूछ लेगा या सीएचएसएल मींस में, क्या कि भाई 2 की पावर p -1 को p से भाग दें। तो आप कहेंगे कि देखिए सर 2 की पावर p और -1 यहां है, इसे p से भाग दें और p जो है वो 5 से बड़ा एक प्राइम नंबर है, तो कहता है यार रिमाइंडर क्या होगा। पहला तरीका तो ये कि हम p की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। लेट से हमने p की 5 से बड़ी प्राइम नंबर वैल्यू रखनी है तो 7 रख लिया, तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, 128 में 1 गया 127, 7 से भाग दे देते, रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 और 2 56, रिमाइंडर आ गया 1, खत्म कहानी। एक तरीका तो यही है जो आप सिंपल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहां कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तब उस पर चर्चा करते हैं। क्या कि मैं क्या करता हूं, इस -1 को थोड़ा दूर लिखता हूं, यहां लिख लेता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यार यहां p -1 कर दे रहा हूं और गुना कर दे रहा हूं 2 की पावर 1। देखिए आप यहां जो सवाल समझ रहे हैं ना वो केवल यहां के लिए नहीं है, ऐसे कोई भी नया सवाल बनेगा आप जल्दी से आंसर निकाल देंगे, इसलिए मैं हर तरीके की गहराई सिखाना चाह रहा हूं। अब देखना क्या कि भाई इस p से जब इसे भाग दोगे तो यहां p -1 है, तो नेचुरल सी बात है रिमाइंडर आएगी 1, बिल्कुल ठीक है। और इस p से इस 2 को भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 1 गुना 2 रिमाइंडर आ गया कितना, 2। और इस p को इस 1 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आया 1, तो 2 - 1 रिमाइंडर आएगा 1। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जो मुझे सिखाना था। अदरवाइज यहां नंबर्स हैं, अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि जहां मतलब वो दिखे, वेरिएबल दिखे, उठा के वैल्यू रखो और काम खत्म करो। देखिए मेरे दोस्तों उसी तर्ज पर ये क्वेश्चन है, सवाल में कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, तो यार ये बताओ कि p स्क्वायर को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे बच्चे p की वैल्यू 3 से बड़ी कोई प्राइम नंबर ले लेते, 5 ले लेते, 5 को और 25, 25 को 12 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 1। ये मेरा आंसर है। अगर आप इन डिटेल करना चाहते हो तो आप ऐसे देखना कि p एक प्राइम नंबर है और कोई भी प्राइम नंबर 6m
प्लस माइनस वन की फॉर्म में रखा जाता है। इसे 12 से भाग देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो यहां ए प्लस बी का फार्मूला खोलो या ए माइनस बी का, और उस फार्मूले को खोलोगे तो ए स्क्वायर यानी 36m² प्लस बी स्क्वायर यानी 1 और माइनस 2ab, तो 2 छिक 12 एकम 12m आ गया। तो अब ध्यान देना, 12 से ये भाग हो जाएगा, 12 से ये भाग हो जाएगा, बचा 1, ये रिमाइंडर आ गया। तो आप वैल्यू भी रखें, डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल बहुत प्यारा है, कह रहा है पी और क्यू दो प्राइम नंबर है, पी भी प्राइम नंबर और क्यू भी प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो मेरे बच्चे इनका एलसीएम हमेशा इनका प्रोडक्ट होगा पी इंटू क्यू, और मेरे बच्चे इनका एचसीएफ हमेशा ही एक निकल के आएगा। आपने कहा योग की रिपोर्ट है। अब कह रहा है कि इनका एलसीएम हमेशा ही ओड नंबर होगा, ये तो सही है, लेकिन उसने कहा कि पी और क्यू प्राइम नंबर है, लेकिन पी की वैल्यू दो भी तो हो सकती है, और दो को किसी भी ओड से गुना करोगे तो बना जाएगा। तो पहला तो पॉइंट गलत है भाई, दो भी तो हो सकता है, इसमें कहां आपत्ति है। दूसरा, सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑलवेज एन इवन नंबर। कहते हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ का सम हमेशा इवन होगा। देखो यार, एचसीएफ तो ओड होगा, ये तय है, लेकिन एलसीएम इवन भी हो सकता है, और इवन में ओड जोड़ा तो जरूरी नहीं कि मतलब इवन में ओड जोड़ा तो ओड आएगा। और उसने कहा कि सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ऑलवेज शब्द गलत है, इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है। तो मेरे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, यानी नीदर वन नॉर टू। देखो मेरे बच्चे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो जीवन भर याद रखना। क्या? जब भी तीन प्राइम नंबर हो और इनका सम इवन हो ना, इनका सम क्या दे रखा हो? इवन। पांच प्राइम नंबर हो, इनका सम इवन हो, सात प्राइम नंबर हो, इनका सम इवन हो, 9 प्राइम नंबर हो, 11 प्राइम नंबर हो, 13 प्राइम नंबर हो, 15 हो, ऐसे जितने भी ओड ओड नंबर और प्राइम नंबर्स अगर हैं, यानी अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर विषम अंकों में है और उनका जोड़ अगर इवन दे रखा है, तो ये तभी संभव है जब सबसे छोटा प्राइम नंबर दो हो। उसका कारण है क्या? कि देखो यार, अगर दो नहीं होगा, जब भी हम इन दो ओड नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे इवन। और अगर पहले वाला भी ओड हुआ तो ओड में इवन जोड़ के तो ओड आ जाएगा। ये इवन जोड़ तभी संभव होगा जब सबसे छोटे वाला जो नंबर होगा वो हर हाल में इवन प्राइम नंबर होगा। और इस पे 100 सवाल बन चुके हैं, हर बार यही होगा कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा ना, वो हर हाल में इवन होगा। और एक ही प्राइम नंबर है दो, जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो आंख बंद करके बस यही कॉन्सेप्ट यहां लगाना और इसी को एग्जीक्यूट करना है कि यार ए की पावर 5 का मान क्या होगा, तो मतलब 2 की पावर 5 यानी 32। यही मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है, यानी n की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो इसको कहता है 6 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, दो तरीके हैं। आजकल ये चीज है ना, जानबूझ के लिख के देने लग गया ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे। 6 से बड़ी जो लिखा है कि n इज ए नंबर ग्रेटर देन 6, ताकि 6 से बड़ी ही वैल्यू रखे। और जब 6 से बड़ी वैल्यू रखेगा, मान लो 7 रखा, तो 7 की पावर 7 आप भी जानते हैं कि खतरनाक हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर 6 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेनी है तो लेट से 7 ले लेते हैं। तो भाई 7 ले लेते हैं, 7 की पावर 7 माइनस 7, इसे 6 से भाग देते हैं। देखो यार, इसे भाग देंगे तो +1, इसे भाग देंगे तो 1, तो +1 -1 मतलब 0 आ गए, यानी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आया 0। एक तरीका तो यह है कि हमने एक वैल्यू रखी, आंसर आया, आगे बढ़ा। क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम n की वैल्यू 7 ले रहे हैं, क्योंकि उसने कहा 6 से बड़ी, तो मैं 7 ले रहा हूं, तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। अगर 8 लेने पे अलग आ गया तो सोच के देखिए सवाल ने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चेक करने की जरूरत भी नहीं। अब आते हैं आगे। अगर आपको ये चेक करना हो कि इसका डिटेल मेथड क्या है, देखिए हर सवाल में एक चीज ध्यान रखिए, हम क्वेश्चन को शॉर्ट में भी निपटा रहे हैं और हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे को समझ रहे हैं, इसको जा रहे हैं ना मेरे बच्चे, तो कॉन्सेप्ट समझने में एक फायदा होता है क्या, कि कल को कोई नया सवाल आता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा एज इट इज, और वो जल्दी कर देगा सवाल को। देखो यार देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। तीन कोई भी क्रमागत संख्याएं ले लो, 1 गुना 2 गुना 3, तो ये रिजल्ट हमेशा ही 6 से भाग होगा।
कोई भी ले लो, 4 गुना 5 गुना 6 ले लो, या 3 गुना 4 गुना 5 ले लो, ये सारे ही रिजल्ट मेरे बच्चे 6 से भाग होता है। तो ये नियम बनाया जाता है कि भाई अगर 3 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर हैं, यानी ए प्लस 1 और ए प्लस 2, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, और अगर मेरे भाई इन सबको आपस में गुना कर दिया जाए तो ये हमेशा ही 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। ये मेरे दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अब आते हैं आगे। अब n यहां से कॉमन ले लेते हैं, n की पावर 7 माइनस एन से, तो यहां बचा n की पावर 6 माइनस 1 n। अब यहां n की पावर 6 को लिख लेते हैं n क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना जी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये n एज इट इज है, इसका फार्मूला होगा n माइनस 1 इंटू समथिंग और इंटू समथिंग ही रहा। इसका कुछ फार्मूला लिखाओगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू समथिंग। तो अब ध्यान से देखो कि एक नंबर n प्लस 1 आया, एक नंबर n आया प्रोडक्ट में, और एक n माइनस 1, और बीच में गुना का साइन है। और इक्वल टू में कुछ भी हो सकता है, मतलब इनटू में साथ में और भी हो सकता है, एस भी होगा, एस भी एक्स भी होगा, लेकिन ध्यान देखो इससे एक कम ये, इससे एक कम ये, तो ये हो गया ना कंजुगेटिव नंबर। तो अगर 3 लगातार क्रमिक प्राकृतिक संख्या है तो मेरे बच्चे ऐसा नंबर हमेशा ही 6 से भाग होगा। तो यानी ये वाला रिजल्ट 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर देगा, तो ये हमेशा ही मेरे बच्चे 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। देखिए बाबू इस सवाल को, और बताइए वीडियो रोक के सवाल कैसा है, करिए। कह रहे यार इसे 1997 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। मेरे बच्चे ऐसे सवालों में एक खास कॉन्सेप्ट लगता है और वो हर जगह मिलेगा। और देखिए मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख के करा रहा हूँ उस चीज़ को, आपको याद रखनी है चीज़ें। आपने अगर ये फंडा पढ़ा होगा कि ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम में एम अगर ओड है तो ये प्लस बी से भाग होगा, अगर एम ओड और बीच में साइन माइनस का है तो ये माइनस बी से भाग होगा। लेकिन अगर एम इवन नंबर है, समघातांक है, सम संख्या है, तो ऐसा नंबर ए माइनस बी से भी भाग होगा और ए प्लस बी से भी भाग होगा। अब ध्यान ये देना कि इनमें पेयर कैसे बनेंगे। जैसे मैं सबसे शुरुआत वाला डाटा पिक कर लेता हूं, 1 की पावर 1995, और सबसे आखिरी वाला डाटा पिक कर लेता हूं 1996 की पावर 1995। इसके बाद फिर अगला जोड़ा बनाते हैं 2 की पावर 1995, और इससे जस्ट पहले वाला 1995 की पावर 1995, और इसी तरह आगे। अब कुल मिला के मेरे दोस्तों कहानी यहां पे ये है, ये एक जोड़ा बना रहा है, ये एक जोड़ा बना रहा है, यहाँ ओड पावर है जी, बिल्कुल है। तो अगर ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम में एम अगर ओड पावर है तो ये हमेशा ए प्लस बी से भाग होगा, यानी 1 जमा 1996, यानी ये नंबर 1997 से भाग होगा। ऐसे यहाँ पे भी देखोगे तो पावर सेम और ओड पावर है, तो ये भी 1997 से भाग होगा। ऐसे ही अगला 3 होगा यहाँ, तो ये 1994 आएगा, ये फिर 1997 बनाएगा। यानी लगातार इसी तरीके से मेरे बच्चे लगातार ये पेयर बनाता चला जाएगा। अब बड़ी और समझदारी की बात यहाँ पे ये है कि ये सारे के सारे जो पेयर बनेंगे ये हर हाल में 1997 से भाग हो जाएंगे और रिमाइंडर देंगे 0। अब हमें ये पता करना है कि सर क्या ये पेयर एग्जैक्टली बना पाएगा कि कुछ बचे रह जाएंगे। तो देखो यार 1 से स्टार्ट हो रखा और आखिरी टर्म 1996, और हर 2 टर्म से पेयर है और ये इवन नंबर है तो कट जाएगा, तो मतलब एग्जैक्ट पेयर बन जाएंगे। अब इसी तर्ज पर यह सवाल करिए, इसमें हल्का सा लॉजिक दिया है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि यार ये सीरीज आपके सामने जो दिखाई दे रही है, कहता है इसे 110 से भाग दें तो बताओ यार रिमाइंडर क्या आएगा। 110 से भाग दिया जाए भाई तो रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, ये सवाल है। तो आप कहेंगे देखो सर 22 की पावर 5 है, जमा लास्ट वाली टर्म ले लेता हूं 88 की पावर 5,
ऐसे ही 23 की पावर 5 जमा 87 की पावर 5 और ऐसे ही सारे जोड़े बना देते हैं। अब अगर आप नोटिस करो तो ओड पावर है, बिल्कुल है जी। तो मेरे बच्चे ओड पावर है तो ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम हमेशा ही ए प्लस बी से भाग होगा, तो 22 जमा 88 यानी 110 से भाग होगा। और अगर 110 से भाग हो रहा है तो आपको भाग भी 110 से ही देना था। तो इसका मतलब ये सारे के सारे मेरे बच्चे 110 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, तो शेषफल आएगा 0। हाँ है ना। तो हमें यहाँ पहले ढूंढनी चाहिए नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का तरीका होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो मेरे बच्चे लास्ट टर्म है हमारी 88, फर्स्ट टर्म है 22, कॉमन डिफरेंस है 1 प्लस 1। तो 88 में 22 गया 66 और 1 67, यानी टोटल 67 टर्म है। और अगर 67 टर्म है तो ये 2 से भाग नहीं जाएगी। 66 होता तो भाग चली जाती, तो 66 होता तो 33 टर्म हो जाती, 33 पेयर बन जाते, है ना। लेकिन ये 67 है। इसका मतलब इस सीरीज में हम ये कह सकते हैं कि जो 34वीं टर्म होगी ना वो बीच की होगी, 34वीं टर्म बीच की होगी। यानी 67 में 33 इधर होंगी, 33 उधर होंगी और बीच की होगी 34वीं टर्म। तो आप ये ढूंढ सकते हैं कि बीच की टर्म कौन सी रहेगी जो पेयर नहीं बनाएगी। तो 22 में 33 जोड़ दो, क्योंकि एक एक का डिफरेंस करके 33 डिफरेंस, तो 22 में 33 जोड़ा 55। तो यानी जो सबसे बीच की टर्म आएगी ना वो 55 की पावर 5 आएगी। ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगी, बाकी सब पेयर बन के एग्जैक्ट कट जाएंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 0। कुल मिला के सवाल सिर्फ ये बचा कि भाई 55 की पावर 5 को 110 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर आया, बस। तो भाई 55 की पावर 5 को हम 55 गुना 55 की पावर 4 बटे 110, 55 दूनी 110, 2 से काटा, मत काटो यार। अब आपको ये समझना है कि हम किससे काट रहे हैं, 55 से, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसे 55 से ही गुना करेंगे। और अब 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो हर हाल में एक ही बचना है, तो रिमाइंडर आया 1। अब 55 को 1 से गुना किया तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 55, यानी इसे डिवाइड करते तो रिमाइंडर आएगा 55। हाँ है ना। देखिए पेपर में कैलकुलेशन ही सब कुछ आनी है, कैलकुलेटिव ही पेपर बना के मुश्किल बनाएगा। देखो दोस्त, कह रहा कि एक ओड नंबर है, और मेरे भाई वीडियो को ना दबा के लाइक ठोको और शेयर भी करो, ताकि हम भी अपने एफर्ट आगे मेंस वाले बच्चों के लिए दौड़ाते रहें लगातार। और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनको बोलो कि भाई ये सीरीज पढ़ो, जिस सवाल में दिक्कत आ रही है मुझसे डिस्कस करो। जब आप उनके साथ उनको किसी सवाल में दिक्कत आई और आप उनको डिस्कस करोगे ना, जब समझाने बैठोगे, तो मेरे भाई विश्वास मानना, अगर आधे घंटे भी उनको कोई चीज समझाओगे ना इस वीडियो से, तो उस आधे घंटे का 10 गुना फल आपको मिलेगा, उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप किसी को समझाएंगे। तो देखो यार, 2 के से तो बनेगी नहीं बात, तो 7 की पावर 2 49 की पावर के लिख लेते हैं, और 9 की पावर 2 81 की पावर के लिख देते हैं। अब के ओड है तो 49 जमा 81, 8 9 1 10, 8 4 12 और 1 13, 130 से भाग जाएगा। तो अगर ये संख्या 130 से भाग जाएगी तो 130 के फैक्टर से, 16 130 का फैक्टर नहीं है, 64 नहीं है, 72 नहीं है, 65 है, क्योंकि 2 गुना 65 130 होता है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ऐसा नंबर 65 से डिवाइड होगा। देखिए यार, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है नंबर सिस्टम का, और मैं लिखित रूप से दे सकता हूं कि अगर अच्छा पेपर बनाना चाहेगा, जो 30 सेकंड 40 सेकंड में सवाल भी सोल्व हो जाए और बच्चा फंसा रहे, तो ये सवाल होगा। कहता है कंसीडर ए 2 डिजिट नंबर n। कहता है यार कोई 2 अंकों की संख्या है n, लेट्स से दिस इज 2 डिजिट नंबर a एंड b, यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस। कहता है लेट p बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, और p जो है ना वो इन दोनों ही अंकों का गुणनफल है। बहुत बढ़िया। इफ p इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स इन 10 प्लेस, कहता है इकाई दाई दाई वाले स्थान का जो अंक है, इसमें अगर p जोड़ा जाए, p का मतलब a प्लस a इंटू बी जोड़ा जाए, तो रिजल्ट आता है 84। जबकि कह रहा है p इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान पे जो अंक है इसके वर्ग में अगर ए बी जोड़ा जाए, मतलब इनका प्रोडक्ट जोड़ा जाए, p जोड़ा जाए, तो कहता है परिणाम आता है मेरे भाई 60। जोड़ लेते हैं जी, घटा लेते हैं, बात करते हैं। अब एक बार दोनों साइड जोड़ लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर।
और 84 और 60 144। तो दोनों साइड वर्गमूल निकालेंगे मेरे बच्चे, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 12। अब एक बार दोनों साइड डिफरेंस निकालते हैं, तो माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस नहीं, तो माइनस करेंगे तो यार ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। और यहां की सेटिंग हो जाएगी 80 में ना 84 में 60 गया 24। अब ए प्लस बी की वैल्यू 12 है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, 12 दूनी 24, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 2। मान जा ए माइनस बी की वैल्यू 2। अब क्या करें, अब ए की वैल्यू निकालनी है तो मेरे बच्चे इन दोनों के जोड़ का आधा, 12 2 14 का आधा 7, और बी की वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंस का आधा, 12 में 2 गया 10, 10 का आधा 5, तो आंसर आया 7 और 5। अब कहता है यार वो नंबर बताओ, तो नंबर था भैया 7 5 यानी 75, और पी क्या था जी, इनका प्रोडक्ट 7 5 35, तो पी जमा एन यानी इन दोनों का जोड़ थे यानी 110, यानी ऑप्शन बी मेरे भाई राइट आंसर होगा। और भाई जिस भी लाइब्रेरी में जहां पे भी आप पढ़ के वीडियो देख रहे हैं पढ़ेंगे, वहां जितने बच्चे उनसे बस ये पूछना कि भाई तू ये सवाल निकाल सकता है, अगर वो नहीं निकाल रहा तो उसे समझाना, क्योंकि जैसे जैसे समझाएंगे दिमाग ज्यादा खुलेगा, वो आपको 20 और अच्छे आइडिया देंगे, मुझसे भी बढ़िया बढ़िया आइडिया देंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि यार ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, तो आप वहां लॉजिकल बता पाएंगे चीजों को प्रॉपर। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि सीखने का सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीका होता है किसी दूसरे को सिखाओ, क्योंकि जब दूसरे को सिखाओगे तो वो आपसे सीखेगा नहीं, बल्कि आपकी कमियां ढूंढ ढूंढ के आपको देगा, और यही तो आपकी चाहत है। आइए, कहता है यार 100 की पावर n है, n की क्या मैक्सिमम वैल्यू। देखो आप जानते हैं ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का क्वेश्चन है, 100 की पावर n को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2n, 100 होता है 10 की पावर 2। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई 1 से लेके 100 तक कितनी नंबर ऑफ जीरो होती हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये वैसे हमने रटा भी हुआ है कि 1 से 100 तक यानी 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो होती है, वरना आप 5 से भाग दे के देख सकते हैं, यानी ऊपर जो है ना वो 10 जो है वो मैक्सिमम 24 बार आएगा, और नीचे 10 की पावर 2n है, तो यानी 10 की पावर 24 को हम लिखेंगे 10 की पावर 2 गुना 12, तो कंपेयर करेंगे तो 12 n से कंपेयर हो जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर, नन ऑफ दी अबव। देखिए यार कितना प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बराबर 3 है, जहां एक्स वाई जेड इंटीजर, एक्स वाई जेड पूर्णांक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के कितने मान हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त आप ये बताओ कि अगर तीन पूर्णांकों का योग 3 है, तीन पूर्णांकों का योग 3 है, तो ये कब संभव है। तो आप कहेंगे भाई हम कुछ भी कर लेंगे तो हमें जोड़ 3 लेके आना है, तो एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है। अब आप खुद सोच के देखिए कि यार एक्स वाई जेड इंटीजर है, एक्स वाई जेड रूट में तो है नहीं, तो 3 इंटीजर का जोड़ 3 कैसे आ सकता है, और ये भी तय है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर है। तो आप कहेंगे इधर 1 1 और 1 हो जाए, बिल्कुल ठीक है जी, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, अगर मैं कोई भी इंटीजर लूंगा ना एक के अलावा, तो ये तय है कि एक के अलावा 2 लेता हूं, -2 लेता हूं, तो उसका वर्ग 4 आ जाएगा, और अगर 4 आ गया तो जोड़ करके 3 सेट बैठेगा ही नहीं। यानी ये वैल्यूज पॉसिबल केवल और केवल तभी संभव है जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू +-1 रख दें, एक्स वाई जेड की वैल्यू +-1 रख लें, यही सब सेटिंग रखने पे संभव है, अदरवाइज नहीं। तो देखो यार एक बार मैं क्या करता हूं, तीनों पॉजिटिव रख लेता हूं, पॉजिटिव रखेंगे तो 1 1 1 यानी एक एक आंसर आएगा, एक 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 3 आंसर आ गया। अगर मैं तीनों नेगेटिव लेता हूं तो -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1, तो जोड़ेंगे फिर से 3 आंसर आया। उसने पूछा कि इसके कितने मान संभव है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लेते हैं,
माफ करना, एक को नेगेटिव ले देते हैं, बाकी दो को पॉजिटिव। इसको इससे किया -1 आया, इसको इससे किया +1 आया, इसको इससे किया -1 आया, जोड़ेंगे तो -1 आंसर आया। दो उत्तर आगे संभव। आगे भाई तीनों नेगेटिव हो सकते हैं, तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक नेगेटिव। अगली बार ऐसा भी तो हो सकता है कि दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। अब -1 को -1 से किया +1, -1 को 1 से किया -1, और +1 को -1 से किया -1, फिर से आंसर -1 आया। यानी आंसर दो ही निकलेंगे, या तो 3 या -1। तो उसने ये पूछा कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब कितने आंसर निकल सकते हैं, तो दो ही। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा इस बात की कि आपके रिएक्शन बहुत बुरे आए, बहुत अच्छे आए, जो आए, लेकिन रिप्रेजेंट हो कमेंट्स के थ्रू। मैं कल सुबह जब अगली वीडियो शूट करने जाऊंगा तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा एक एक, और मैं ये देखूंगा कि आपने कमेंट्स में क्या फेंका है, कितनी ताकत डाली है। और मेरे दोस्त, अगर ये एफर्ट आपके लिए अच्छे हों, देखो आप भी जानते हैं कि मेंस के लिए सीरीज चलानी होती है और उसमें 8-8 हजार 5-5 हजार फीस ले लेते हैं टीचर, और कराते फिर भी पीवाईक्यू हैं। अगर 30 में से पीवाईक्यू ही आने होते सारे के सारे, तो मींस बैच का मतलब ही नहीं है। मींस बैच तो रिफ्लेक्ट ही इस चीज को करेगा, रिफ्लेक्ट ही इस चीज को करेगा कि आपके जो 5-7 सवाल डिफरेंट आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, अगर वो आप हिट कर दें तो मींस है। लेकिन ये सारी चीजें जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, इसकी रेस्पेक्ट आपको भी करनी होगी। आपके लाइब्रेरी में जो भी भाई बैठा है, जिसका भी मैथ अच्छा है, उसको ये पीडीएफ दो, है ना, और बोलो इस पीडीएफ को करे, और जहां फंसे उसको आप समझाओ। इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये सारी कंप्लीट पीडीएफ, पूरे क्वेश्चंस की, बोर्ड पे जो मैंने काम किया, बोर्ड पीडीएफ, ये दोनों के दोनों मेरे व्हाट्सएप चैनल पे करेक्ट 8 बजे अपलोड हो जाएगी। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।